फिलहाल में वोट मारने के बाद ऐसी कर देना ही इसे। भैया 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 मोबाईल मागे रे भैया भैया पीछे जगह नहीं है, मशीन के पास जा नहीं सकते हम। ये इधर से भाई तो आगे आने तो पीछे ठीक कर दे। इधर इधर देखिए सब साथ में करेंगे। बिलाल भाई यहीं रुके, एक मिनट 4 बज जाए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बीच में मत आना। इधर 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 हाथ बाहर में ओके थैंक यू ये पीछे आओ थोड़ा पीछे ये रोशन मुस्ला सुन अरे यहाँ चलो अंदर चलो चलो डायरेक्ट वोट प्लीज प्लीज सर सर मोबाइल आ रहा है। किसको वोट डाले? थैंक यू सर। दोनों मागे ना आता या ठिकाणी मजा होती आणि अरे बीच में बताना यार कुठल्या प्रचारात होतं आणि मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है शिद्दत के साथ। पिछले 2-2.25 महीने से लगे हुए थे, लोगों के बीच में जा रहे काम कर रहे थे और अब आज के दिन है तो फाइनल मैच है। पर किसी तरह का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरह से शिवसेना वगैरह ये सब हुई है उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि किसको वोट देना है करके, उसमें तो कोई चिंता करने की कोई कंफ्यूजन ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। इस तरह लोग आ रहे हैं, अपना मन बना के आते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे आने के बाद है तो वो तय करते हैं, वो परख लेते हैं कि किसको वोट देना। क्या है दिमाग इसरार 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 कौन ये था? कुछ भी बता। हो बाजूला ना सर, बाजूला ना आता पाठी है ना। ये मोबाईल बाकी मोबाईल खाली करा ना दादा। भाई नीचे बैठो ना यार तुम्ही असं कसं डायरेक्ट तुम्ही पाठवून पुढे सोनू दादा इकडे बघ, सोनू दादा अरे वर काय थोडं पीछे थोडं खाली भेटतच नाही तुम्ही बसून केला नंबर भेटा। बरोबर आहे, मराठीत बोला। आपण परिवार सोबत आले होते, आपण मतदान केले। 3 चरणांमध्ये मतदानचे प्रतिशत महाराष्ट्रात कमी आहे, अजून देशात कमी आहे। काय आहे की मी आज माझ्या परिवारासोबत मी मतदान केलं। मागच्या 2-2.25 महिन्यापासून फक्त 3 तास झोपायचं आणि आता आज फायनल डे होतं।
लोक कोणाला मतदान करतील हे सिक्रेट बॅलेट असतात. तुम्ही कितीही प्रयत्न केला, कितीही प्रचार केला, लोकांनी आपलं मन तयार केलेलं असतं की कुणाला मतदान करायचं आहे. आणि या जिल्ह्यामध्ये मला आनंद या गोष्टीचा आहे की पहिल्यांदा ही निवडणूक जे होत आहे ते कामाच्या मुद्द्यावर होतं आहे. नाहीतर या शहराची एक ओळख होती, निवडणूक आली की हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद हे अशा प्रकारचे मुद्दे घेऊन ते निवडणूक लढायचं. मग कोणीही रस्त्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, पाण्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, रोजगाराच्या बाबतीत बोलायचं नाही, एअरलाईन, रेल कनेक्टिव्हिटी याच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची चर्चा व्हायची नाही. इन दी एंड सगळी काय हे होतं की जात काय आहे, धर्म काय आहे, माझा माणूस आहे, माझ्या धर्माचा आहे, माझ्या जातीचा आहे, माझे मजहब काय आहे, त्या आधारावर निवडणूक व्हायची. पहिल्यांदा मला असं बघायला मिळालेले आहे की जे लोक 20 वर्ष फक्त जातीच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढायचं ते आज कुठल्याही प्रकारच्या जातीचा मुद्दा काढत नाही होते. त्यांनाही माहीत पडलेलं होतं की बाबा आपल्याला लोक प्रश्न विचारणार आहे की काम काय करणार आहे करके. तर एक पॉझिटिव्ह मला असं वाटतं एक चेंज इथे झालेला आहे. आणि 4 जूनला जेव्हा निकाल येतील तर तुम्हाला कळेल की म्हणजे लोकांनी कशा विकासाच्या मुद्द्यावर, कामाच्या मुद्द्यावर भरभरून मतदान दिलं. देखिए बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अब की बार 400 पार. अब अगर इतना ही आपका बड़ा आपने घोषणा कर दिए थे तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था. लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का, फोड़ने का काम किए. उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए. जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए. लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं. तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके. तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगलसूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके. तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके. लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोज़गार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले. इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए. आपके सामने कैंडिडेट कौन, आपके सामने मुख्य कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है, या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं? देखिए चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है. यहाँ की शहर की और ज़िले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है. अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके. उसमें देखिए आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है. 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए. सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके कोई 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके. दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं. तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है. अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है करके. प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा. साहब शुरुआत आपने ही किए है. अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूँ करके. तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है. न मेरी जात है न आपकी कोई जात है. आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूँ, कोई दलित बाहर है. उसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है. पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूँ करके. उसमें लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार. देखिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है. अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या ज़रूरत थी. मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या ज़रूरत थी आपको. मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए है तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी
और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिएगा उसमें। चुनाव में औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है क्या नहीं। ओवैसी साहब ने कहा कि यहाँ पर और डाइवर्जन होने के चांसेस है, क्योंकि लेकिन खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो है दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो उन्होंने क्या गलत किया है? आप मरने के बाद कहाँ वो होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, आप तय करेंगे ना। उन्होंने क्या बोले हैं? उन्होंने क्या बोले हैं कि यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊँ, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, ये जो एक नई राजनीति शुरू देखिए, हुई है। बकवास सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है, और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इसमें लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है उसमें। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थँक्यू थँक्यू। सर एक मिनिट, 3 तास झोपायचं आणि आता आज फायनल डे होतं। लोक कोणाला मतदान करतील हे सिक्रेट बॅलेट असतात। तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, कितीही प्रचार करा, लोकांनी आपला मन तयार केलेलं असतं की कुणाला मतदान करायचं आहे। आणि या जिल्ह्यामध्ये मला आनंद या गोष्टीचा आहे की पहिल्यांदा ही निवडणूक जे होत आहे ते कामाच्या मुद्द्यावर होतं आहे। नाहीतर या शहराची एक ओळख होती, निवडणूक आली की हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद हे अशा प्रकारचे मुद्दे घेऊन ते निवडणूक लढायचं। मग कोणीही रस्त्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, पाण्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही, रोजगाराच्या बाबतीत बोलायचं नाही, एअरलाईन, रेल कनेक्टिव्हिटी याच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची चर्चा व्हायची नाही। इन दी एंड सगळी काय हे होतं की जात काय आहे, धर्म काय आहे, माझा माणूस आहे, माझ्या धर्माचा आहे, माझ्या जातीचा आहे, माझे मजहब का आहे, त्या आधारावर निवडणूक व्हायची। पहिल्यांदा मला असं बघायला मिळालेले आहे की जे लोक 20 वर्ष फक्त जातीच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढायचं ते आज कुठल्याही प्रकारच्या जातीचा मुद्दा काढत नाही होते। त्यांनाही माहीत पडलेलं होतं की बाबा आपल्याला लोक प्रश्न विचारणार आहे की काम काय करणार आहे करके। तर एक पॉझिटिव्ह मला असं वाटतं एक चेंज इथे झालेला आहे। आणि 4 जूनला जेव्हा निकाल येतील तर तुम्हाला कळेल की म्हणजे लोकांनी कशा विकासाच्या मुद्द्यावर, कामाच्या मुद्द्यावर भरभरून मतदान दिलं। औरंगजेबाची अवलन म्हणून हिनवण्यात आलं आणि शेवटच्या क्षणात तोच प्रचार खूप जास्त होता। काय हे की ते आपणही बघितलेले आहे की ज्या प्रकारे जेव्हा इलेक्शन जवळ येत होती मलाही माहीत होतं की अशा प्रकारचा पुन्हा ते मुद्दा काढण्यात येईल। पण लोक खूप हुशार झालेले आहे, त्यांच्याकडे सोशल मीडिया आहे आणि त्या सोशल मीडियामध्ये ते सगळं बघत आहे की लोकसभामध्ये या माणसांनी कोणकोणते मुद्दे उपस्थित केलेले आहे, रस्त्यावर कशा प्रकारचे कोणकोणते आंदोलनं केलेले आहे, विकासाचे कोणकोणते कामं केलेले आहे, हे सोशल मीडियावर सगळं लोकांना बघायला मिळतात। विश्वास किती आहे तुम्हाला आजच्या याबाबत? मला पहिले 2019 मध्ये 100% विश्वास होता, यावेळी 200% विश्वास आहे। राज्यामध्ये मतदानाची टक्केवारी घटते आहे। आज चित्र संभाजीनगरमध्ये कसं आहे? आणि काय आहे की एक खूप चिंतेची बाब आहे की ज्या प्रकारे आपल्याला देशामध्ये जे एक कमी पर्सेंटेज आपल्याला वोटिंगचा बघायला मिळत आहे ते लोकशाहीला खूप धोकादायक आहे। आणि त्याचं कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे की लोकांचा विश्वास या राजनीती